नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था और उसका सामाजिक जीवन देखा था। राजनीतिक व्यवस्था में हमने विभिन्न विद्वानों के जो मत थे वो देखे थे। उसमें हमने स्टुअर्ट पीगट का, मार्टिन व्हीलर का, रामशरण शर्मा का और बासम का, कैन्योर का और मैके का, इन विभिन्न विद्वानों के मत देखे थे। फिर हमने उसका सामाजिक जीवन पढ़ा था। सामाजिक जीवन में हमने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था और ये लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। ये सब हमने पढ़ लिया था। कल हमने मनोरंजन, उसके समाधान और जो अंतिम संस्कार की 3 विधि थी, वो सब हमने कल की क्लास में देख ली थी और हमने उसके 2 नगर भी पढ़े थे। 2 नगरों में हमने देखा था, चनहूदड़ो नगर और मांडा नगर। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो आर्थिक विशेषताएँ हैं वो देखने वाले हैं और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषताएँ। इसमें हम कृषि पढ़ेंगे, उसका पशुपालन और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें उसका व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे। हड़प्पा कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि, पशुपालन, आंतरिक और विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर, पशुपालन पर, आंतरिक और विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी उसकी, उससे में कृषि भी की जाती थी, पशुपालन भी करते थे ये लोग और आंतरिक और जो विदेशी व्यापार होता था उससे वो व्यापार भी करते थे। जो कृषि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हम कृषि देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? व्यापार प्रधान थी। कैसी थी? व्यापार प्रधान, किंतु आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता वैसे तो व्यापार प्रधान थी, व्यापार का ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन आजीविका और जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इसमें कृषि में हम सबसे पहले उस जुताई देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के हलों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कैसे हलों का उपयोग होता था? लकड़ी के हलों का। इस सभ्यता से हमें कोई धातु का हल अथवा फावड़ा नहीं मिला था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लकड़ी के हल हमें मिले हैं, लेकिन कोई भी धातु का या फावड़े का हल नहीं मिला। जो लकड़ी के हल थे वो मिट्टी के रूप में मिले हैं। कैसे मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में जो लकड़ी के हल हैं वो किस रूप में मिले हैं? मिट्टी के रूप में। किस रूप में मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के हल मिट्टी के रूप में मिले हैं। कालीबंगा से लकड़ी या मिट्टी का हल मिला है और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें एक साथ 2 फसलें थी, सरसों और चना उगाई जाती थी। ये हमें कालीबंगा से मिला है, लकड़ी और मिट्टी का हल, जिसमें कालीबंगा में एक खेत मिला है जिसमें वो जुता हुआ खेत था और जिसमें 2 फसल एक साथ उगाई गई थी, सरसों और चना। तो ये इसके प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। बनावली से भी मिट्टी का हल सुरक्षित अवस्था में मिला है। कहाँ से मिला है सुरक्षित अवस्था में मिट्टी का हल? बनावली से। ये बनावली कहाँ है? हरियाणा में। जबकि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से मिट्टी के हल का प्रारूप खंडित अवस्था में मिला है। मिट्टी के हल का प्रारूप खंडित अवस्था में कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। जबकि जो सुरक्षित अवस्था थी वो वहाँ बनावली से मिट्टी का हल मिला है सुरक्षित अवस्था में। और जो गनेरीवाल है वहाँ से भी मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। गनेरीवाल से भी क्या मिला है? मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, प्राक हड़प्पा कृषि सभ्यताओं का एक विकसित रूप थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध की जो प्राक हड़प्पा है कृषि सभ्यताओं का एक विकसित रूप थी। कैसा रूप थी? विकसित रूप थी। हल चलाने हेतु कुबड़ वाले बैल का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो हल के प्रमाण मिले हैं वो चलाने के लिए कैसे बैल का उपयोग होता था? कुबड़ वाले बैल का, क्योंकि अधिकांश मोहरों पर कुबड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। हमें जो वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें मिली हैं उनमें अधिकांश मोहरों पर कुबड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुबड़ वाले बैल का उपयोग हल चलाने में होता होगा। सिंचाई, सिंचाई 2 तरह की थी। कैसी-कैसी सिंचाई थी? 2 तरह की, कृत्रिम सिंचाई और प्राकृतिक सिंचाई। सिंचाई 2 तरह की थी, एक कृत्रिम थी और एक प्राकृतिक। जो कृत्रिम सिंचाई थी उसमें नहरें, कुएँ, जलकुंड और तालाब से सिंचाई होती थी। कृत्रिम सिंचाई थी उसमें कैसे सिंचाई होती थी? नहरों से,
कुओं से, जल कुंड और तालाब से सिंचाई होती थी। नहरें कहाँ से मिली हैं? नहरें अफ़गानिस्तान के सोर्दघोई से साक्ष्य मिले हैं। नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अफ़गानिस्तान के सोर्दघोई से। और जो बाँध के पत्थर थे, वो बलूचिस्तान से, बाँध को गौरबंद भी कहते हैं। बाँध के पत्थर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें? बलूचिस्तान से। बाँध के पत्थर के साक्ष्य तो बलूचिस्तान से मिले और नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? सोर्दघोई अफ़गानिस्तान से। तो जो बाँध के पत्थर के साक्ष्य मिले हैं, बाँध को ये बलूचिस्तान से मिले हैं और बाँध को हम गवरबंद भी कहते हैं। बाँध को क्या कहते हैं दोस्तों? गवरबंद। जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें धोलावीरा से मिलता है। जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। जो धोलावीरा है, वहाँ से जल कुंड और तालाब के साक्ष्य भी मिले हैं। जल कुंड और तालाब के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। और बांध पत्थर के बलूचिस्तान से और नहरों के सोर्तगोई अफगानिस्तान से मिले हैं। और बांध होता था उसको क्या बोलते थे? गवरबंद बोलते थे। तो जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से मिला? धोलावीरा से। धोलावीरा से जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिला है। अब कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये अल्लादीनों से मिले हैं। कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अल्लादीनों से। ये हो गई हमारी कृत्रिम सिंचाई। अब हम देखते हैं प्राकृतिक सिंचाई। कृत्रिम सिंचाई में हमने देख लिए कुएं, तालाब, बांध, नहरें, ये सब देख लिए हैं। अब कृत्रिम जो प्राकृतिक सिंचाई थी, उसमें प्राकृतिक सिंचाई के लिए वर्षा का जल और मानसून पर निर्भर थे। वर्षा के जल पर और मानसून पर निर्भर थे प्राकृतिक सिंचाई के लिए। इसमें खरीफ की फसलें होती थी। जो प्राकृतिक सिंचाई होती थी उससे खरीफ की फसलें होती थी। कुओं से जल निकालने के लिए साडक या ढेलकी का उपयोग होता था। जो हम कुएं से जल निकालते थे उसके लिए किसका प्रयोग होता था? साडक और ढेलकी का प्रयोग होता था। अब देखते हैं इसका संग्रहण। संग्रहण जो हम ये अनाज रखने के लिए जो अन्नागार बनाए जाते थे, उसमें ये अनाज को संग्रहित करते थे। तो अनाज को रखने हेतु अन्नागार बनाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से अन्नागार मिले हैं। कहाँ से अन्नागार मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी भवन इमारत थी। जो मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार मिला है, जो अनाज संग्रहण के काम में आता था, तो ये अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी या भवन थी। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी स्थापत्य था, स्थापत्य में लोथल आ जाएगा और सबसे बड़े भवन और इमारत में आ जाएगा अन्नागार मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत या भवन थी हड़प्पा सभ्यता की। और जो सबसे बड़ा स्थापत्य क्या था? लोथल का गोदीवाड़ा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य में क्या आ जाएगा? लोथल का गोदीवाड़ा आ जाएगा। यहाँ पे लोथल का उम, गोदीवाड़ा आ जाएगा। गोदीवाड़ा। लोथल का जो गोदीवाड़ा था वो स्थापत्य का सबसे बड़ा स्थापत्य में सबसे बड़ा था। जबकि जो हड़प्पा का मोहनजोदड़ो है वो अन्नागार जो मिला है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी भवनीय इमारत थी और स्थापत्य में लोथल आ जाएगा। बुआई। अब हम बुआई देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अब तक 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में कितनी प्रकार की फसलों की पहचान की गई थी? 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें गेहूँ, ये 9 प्रकार की फसलों की पहचान हुई थी, जिसमें चावल और गेहूँ की कितनी किस्में थी? चावल और गेहूँ की इसमें गेहूँ और जौ प्रमुख फसलें थी। सबसे प्रमुख फसल कौन-कौन सी थी? गेहूँ और जौ। चावल और गेहूँ की 3 किस्में थी। जौ की इसमें 2 किस्में थी। खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास और एक किस्म बासिका जुनसी भी मिली है। इसमें ये बुआई में हड़प्पा सभ्यता में की बुआई में 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है, जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख थे। इसमें चावल और गेहूँ की 3-3 किस्में मिली हैं और जो जौ था उसकी 2 किस्में मिली हैं। जौ की कितनी किस्में मिली हैं? 2। और खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास आदि ये अलग किस्में मिली हैं और एक किस्म बासिका जुनसी भी मिली है। ये फसलें अलग-अलग थी। इसमें 9 प्रकार की फसलें थी, जिसमें चावल गेहूँ की 3, जौ की 2 और अलग और फसल थी खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास, ये सब इसमें फसल मिली है हमें। तो 9 प्रकार की फसलों के इसमें साक्ष्य हमें मिले हैं। जो चावल मिला है वो कहाँ से मिला है? चावल के साक्ष्य हमें लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा और कालीबंगा से मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें?
चावल के साक्ष्य हमें लोथल से, रंगपुर, हड़प्पा और कालीबंगा से, जबकि बाजरे के साक्ष्य मिले हैं हमें लोथल, हड़प्पा, सुरकोटड़ा और सोरतगुई से मिले हैं। बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले? बाजरे के साक्ष्य हमें लोथल से, हड़प्पा, सुरकोटड़ा और सोरतगुई से मिले हैं। जो ये इस काल में खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलें ली जाती थी। जो हड़प्पा काल है इसमें खरीफ की फसल भी ली जाती थी और रबी की फसल भी ली जाती थी। तो इसमें 9 प्रकार की फसल मिली थी। गेहूँ की जो 3 प्रकार थे गेहूँ के, उसमें पहला ट्रिटिकम, कम्पेटकम और कोकम भी कहते हैं उनकी 3 फसलों में। तो ये इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं यहाँ से। अब लोथल से धान पीसने की चक्की और रंगपुर से धान की भूसी भी मिली है। जो रंगपुर है वहाँ से धान की भूसी और जो लोथल है वहाँ से धान पीसने की चक्की भी हमें मिली है। धान पीसने की चक्की कहाँ से मिली? लोथल से, और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। जो हुलास था वहाँ से भी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। हुलास से भी चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हुलास से भी मिले हैं हमें। चावल की खेती के प्रमाण हमें हुलास से भी मिले हैं। अब बाजरे में जो गेहूं, जौ और कपास थी वो खेती का ज्ञान हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। गेहूं का, जौ का और कपास जो ये खेती थी इसका ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। गेहूं, जौ, कपास की खेती का ज्ञान हमें मेहरगढ़ से मिला। और बाजरे में रोजदी गुजरात से, लोथल से, रंगपुर गुजरात से, कालीबंगा से, सुरकोटड़ा से और हड़प्पा से इसके प्रमाण मिले हैं। बाजरे के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? जो रोजदी गुजरात में है वहाँ से, लोथल रंगपुर गुजरात में है वहाँ से, कालीबंगा से भी और सुरकोटड़ा और हड़प्पा से भी है इसके प्रमाण, बाजरे के प्रमाण हमें मिले हैं। कपास विश्व में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनानियों ने कपास को सिंडन नाम दिया था। क्योंकि वो जो यूनानी लोग थे वो जैसे उनका भाषा ही ऐसी थी कि वो इसको हिंदू को ऐसे बोलते थे, इसलिए विश्व में सर्वप्रथम जो सिंधु क्षेत्र उसमें होने के कारण यूनानियों ने कपास को सिंडन नाम दिया। क्या नाम दिया यूनानियों ने? कपास को सिंडन नाम दिया था। ईख, गन्ना, रागी और इनका ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। किस किस के का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता में लोगों को? ईख का नहीं था, गन्ने का नहीं था और रागी का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता में के लोगों को नहीं था। तो और ये कपास को भी जानते थे। बाजरा, गेहूं, जौ और 9 प्रकार की फसलें थी उसमें तरबूज, खजूर, मटर, राई, तिल आदि सभी का ज्ञान था, लेकिन इनको ईख का, गन्ने का और रागी का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। क्या क्या पालते थे वो? हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल पालते थे, गाय पालते थे, भेड़, बकरी और सुअर को भी पालते थे। गुजरात का नेस्दी नगर पशुपालकों का केंद्र था। गुजरात का कौन सा नगर पशुपालकों का केंद्र था? नेस्दी नगर। गुजरात का नेस्दी नगर पशुपालकों का केंद्र था। गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता। किस किस का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता? गाय का, ऊंट का और घोड़े का। इसका अंकन हमें मोहरों पर नहीं मिलता। गाय कुछ मृत भांडों पर चित्रांकन और बैल की मौजूदगी के आधार पर यह माना जाता है कि इस काल के लोग गाय से परिचित थे, मगर गाय के साक्ष्य नहीं मिले। गाय से परिचित है इसका अनुमान तो हम ऐसे लगा लेते हैं कि जो हमें मृतभांड और जो मृतभांड पर चित्रांकन और जो बैल की मौजूदगी है उसके आधार पर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि इस काल के लोग गाय से परिचित होंगे, मगर इसके गाय के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य कला पर चित्रांकन नहीं मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, मगर इसके साक्ष्य हमें अनेक स्थलों से मिले हैं। जो कला पर चित्रांकन हुआ था उसमें हमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले। तो ऐसा अनुमान है कि ये शायद घोड़े से परिचित नहीं थे, मगर इसके हमें अनेक जगह से साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मरण मूर्ति मिली है घोड़े की। घोड़े के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े की मरण मूर्ति मिली है, लोथल से घोड़े का जबड़ा और 3 मरण मूर्तियाँ मिली हैं, जबकि पाकिस्तान के राना गुंडई से घोड़े के दांत, घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटड़ा गुजरात नामक स्थल से मिले हैं। घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं
वो हमें केवल सुरकोटड़ा से मिले हैं। अस्थिपंजर तो सुरकोटड़ा से मिले हैं। और पाकिस्तान का राणा घुंटाई है, वहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। लोथल से हमें घोड़े का जबड़ा और 3 मरण मूर्तियाँ मिली हैं। और मोहनजोदड़ो से भी हमें घोड़े की मरण मूर्ति मिली है। अब देखते हैं हम ऊँट के साक्ष्य। ऊँट के साक्ष्य हमें कालीबंगा, सुरकोटड़ा और हड़प्पा से मिले हैं। ऊँट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमें कालीबंगा से, सुरकोटड़ा से और हड़प्पा से मिले हैं। हाथी के साक्ष्य गुजरात से, गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। ऐसा अनुमान है कि हाथी के दांत हमें कहाँ से, हाथी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। तो गुजरात के लोग संभवतः हाथी को पालते होंगे। अब देखते हैं हम इसका व्यापार वाणिज्य। हमने ये देख लिया इसकी आर्थिक विशेषताएं। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका व्यापार वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। इसकी समृद्धि भी व्यापार के कारण थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? व्यापार प्रधान थी। और इसकी समृद्धि भी कैसी थी? व्यापार के कारण थी। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था और धातु के सिक्के का इसमें प्रयोग नहीं होता था। वस्तु विनिमय करते थे, एक दूसरे को वस्तु देते थे और उसके बदले में चीज लेते थे, लेकिन धातु का प्रयोग नहीं होता था। जो हड़प्पा काल में व्यापार था वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता था। यह व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था, परंतु जल मार्ग से इसका व्यापार ज़्यादा होता था। जो व्यापार था, सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया के साथ होता था। सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया के साथ। इसके अलावा मध्य एशिया, मिस्र और क्रीट से भी व्यापार होता था। सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। इसके अलावा मध्य एशिया, मिस्र और क्रीट के साथ भी व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो बहुत संतुलन के अनुकूल था। संतुलित था। जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था वो, तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया में, जो सुमेरियन सभ्यता थी वहाँ पे मेसोपोटामिया के अक्कड़, दजला, फरात, ईरान, इराक, यूक्रेटाइटिस के साथ होता था। क्योंकि हमें जो मेसोपोटामिया के साथ प्रमाण, इसके कई प्रमाण मिले हैं। सारगोन के लेख में भी मेलुहा, मगान, दिलमून, ये सब व्यापार का प्रमाण मिला है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको। जो व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। जल मार्गों से व्यापार ज़्यादा होता था। सुमेरियन लोगों से पता चलता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण किससे किया गया? सिंधु प्रदेश से किया गया है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर सुमेरियन सभ्यता की नाव का चित्र भी मिलता है। तो हमें कई प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका व्यापार सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है उसमें भी सुमेरियन सभ्यता की जो नाव है उसका चित्र भी मिलता है। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। जो लोथल से फारस की मोहर मिली है और जो कालीबंगा से बेलनाकार मोहर मिली है वो भी हमें सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार को हमें दर्शाती है। दिलमून को सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य, साफ सुथरा नगर, हाथियों का देश कहा है। दिलमून को क्या कहा है सुमेरियन लेखों में? उगते सूर्य का देश का है, साफ सुथरा नगर का है, हाथियों का देश का है। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान तथा जलीय व्यापार से मकरान तट के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्थलीय व्यापार में तो अफगानिस्तान और ईरान की, और जो जलीय व्यापार था उसमें मकरान तट के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब हम देखते हैं बंदरगाह। इसमें कई बंदरगाह थे। सुतका, गेंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो, लोथल, सुरकोटड़ा, अरब सागर के तट सैंधवकालीन बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? एक तो सुतका, गेंडोर था, बालाकोट था, अल्लाहदीनो था, लोथल, सुरकोटड़ा और अरब सागर के तट पर कई सैंधवकालीन बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा, उर, निपुर, किस, उम्मा आदि शहरों में पाई गई है। जो सिंधु सभ्यता की मोहर है वो जो मेसोपोटामिया के नगर थे उसमें सूसा नगर, उर, निपुर, किस और उम्मा आदि शहरों में भी मिली है सिंधु सभ्यता की मोहर। सिंधु और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृ शक्ति की उपासना होती थी। इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि दोनों सभ्यताओं का आपस में व्यापार था, क्योंकि जो सिंधु और मेसोपोटामिया की दोनों की सभ्यताओं में मातृ शक्ति की उपासना होती थी। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा, जो सिंधु प्रदेश के साथ व्यापार के 2 मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें
एक मध्यवर्ती केंद्र दिलमून बहरीन आता है और एक माकन आता है। इसका समीकरण ओमान से किया गया है। किससे? माकन का समीकरण किससे किया गया है? ओमान से। तो जो सिंधु सभ्यता के साथ व्यापार होता था उसमें दो मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक दिलमून का मिलता है और एक माकन का मिलता है। जो सूतकांगे डोर हड़प्पा सभ्यता का चौराहा था। सूतकांगे डोर हड़प्पा सभ्यता का क्या था? चौराहा। अब हम इसके जो व्यापार वाणिज्य होता था उसमें क्या क्या वस्तुएं आयात की जाती थी उन और कहाँ से आती थी, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम टिन और चांदी देखते हैं। ये कहाँ से आती थी? ईरान और अफगानिस्तान से। टिन और चांदी कहाँ से आयात होती थी? ये होती थी ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से होता था? खेतड़ी बलूचिस्तान। खेतड़ी राजस्थान में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान से तांबे का आयात होता था। सोने का आयात होता था ईरान, अफगानिस्तान और कर्नाटक। दक्षिण भारत के कर्नाटक से ईरान और अफगानिस्तान से सोने का आयात किया जाता था। फिरोजा का आयात होता था ईरान से। हरा अमेजन होता था नीलगिरी की पहाड़ियों से। जो हरा अमेजन का आयात होता था वो कहाँ से होता था? नीलगिरी की पहाड़ियों से। और शीशे का होता था ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान और दक्षिण भारत से होता था शीशे का आयात। लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से होता था? बदख्शा अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से लाजवर्द मणि का आयात होता था। लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से होता था? बदख्शा अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से होता था। लाल गोमेद का राजस्थान, काठियावाड़ और कश्मीर से होता था। लाल गोमेद का राजस्थान, काठियावाड़ और कश्मीर से होता था। नील रत्न बदख्शा से आयात किया जाता था। सेल खड़ी हमारे राजस्थान से, गुजरात से और बलूचिस्तान से आयात की जाती थी। शंख और कोड़िया कहाँ से आयात की जाती थी? सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और दक्षिण भारत से शंख और कोड़िया का आयात होता था। सर्वाधिक आयात धातुओं एवं बहुमूल्य पत्थरों का होता था। सर्वाधिक आयात किसका होता था? धातुओं का और बहुमूल्य पत्थरों का सर्वाधिक आयात होता था। तो हमने आज इसका देख लिया ये इसकी आर्थिक जो सिंधु सभ्यता की आर्थिक जो विशेषताएं थी उसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग ये सब देख लिया था। और जो व्यापार में जो कहाँ से आयात निर्यात होता था ये भी हमने देख लिया आज की क्लास में। अब हम कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है वो देखेंगे और शिल्प कला और धातु ये सब इसमें अगली क्लास में देख लेंगे, जिसमें लिपि, मोहर, मापतोल ये सब आ जाएगा। उसकी शिल्प कला और धातु आ जाएगी कल की क्लास में। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी क्लासेज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।